हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं ऊप्स इन सी प्लस प्लस। तो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स की फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है। अलग अलग तरीके के प्रोग्रामिंग पैराडिगम होते हैं जिनको कि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, उसके अंदर हम अलग अलग प्रोसीजर और फंक्शंस डिफाइन करते हैं। और इसी तरीके से ऊप्स भी एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम होता है जिसमें कि एक सेट ऑफ रूल्स और कंसेप्ट डिफाइन करते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ऊप्स का यूज़ क्या होता है? ऊप्स का मेन यूज़ होता है कि जो भी हमारी रियल लाइफ की एंटिटीज़ होती हैं उनको हम प्रोग्राम्स के अंदर कैसे डिफाइन करें और कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए हमें ऊप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक रियल लाइफ एंटिटी है स्टूडेंट, कार, मोबाइल, टीचर, कॉलेज। तो इनको हम अपने प्रोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे कि हम अगर मान लो कोई स्टूडेंट का नाम है तो हम उसको स्ट्रिंग नेम कर सकते हैं और उसमें नाम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इसी तरीके से मुझे स्टूडेंट या बुक को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमारे पास कोई भी डेटा टाइप नहीं है जिसको यूज़ करके मैं बुक को बना सकूं या फिर स्टूडेंट बना सकूं। तो इसलिए जो भी मेरी रियल लाइफ एंटिटीज़ हैं उनको अगर हमें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है और लिखना है तो उसके लिए हम ऊप्स का यूज़ करते हैं। ऊप्स हमें हेल्प करता है टू कीप आवर कोड क्लीन एंड रीयूजेबल करने के लिए कोड को। तो हमारा एक डिज़ाइन प्रिंसिपल होता है ड्राई, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन या कोई कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है एक प्रोग्राम के अंदर, तो मुझे उसे जेनरिक बनाना चाहिए ताकि मैं उसे और जगह पर भी यूज़ कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सम करना है, मान लो मुझे 2 नंबर का सम करना है। एक तरीका है कि अगर मुझे इंटीजर नंबर पॉजिटिव नंबर्स का सम करना है तो मैं एक फंक्शन लिखूं जो कि मुझे रिटर्न करेगा पॉजिटिव नंबर को सम करके। फिर अगर मुझे नेगेटिव नंबर्स को भी सम करना है तो मैं एक और फंक्शन लिखूं, उसमें मैं दोबारा से नंबर एक्सेप्ट करूं और फिर मैं उनको दोबारा से सम करूं। तो एक तरीका तो है कि मैं मतलब अगर मुझे पॉजिटिव नंबर का सम करना है तो भी एक मैं मेथड लिख दूं, अगर मुझे नेगेटिव नंबर्स का सम करना है तो भी एक मेथड लिख दूं, अगर मुझे डेसिमल नंबर्स का सम चाहिए तो एक मैं मेथड लिख दूं। तो ये तो हो गया कि मैं बार बार में रिपीट कर रही हूँ सम करने के लिए फंक्शन को। एक होता है कि मैं एक जेनरिक फंक्शन लिख दूं जिसके अंदर अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर आ रहे हैं या डेसिमल आ रहे हैं, मैं सबको एक्सेप्ट करूं और उसके बाद उनको सम करूं और रिटर्न कर दूं। इसके बाद मैं सिर्फ एक ही फंक्शन लिखूंगी। अगर मुझे पॉजिटिव नंबर का सम करना है तो भी मैं सेम फंक्शन यूज़ करूंगी, नेगेटिव का करना है तब भी सेम फंक्शन यूज़ करूंगी। तो इसका मतलब है कि हम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं और बार बार में रिपीट नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि मुझे कम कोड लिखना पड़ेगा और हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि ऊप्स क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम, ऊप्स के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऊप्स का जो सबसे मेन कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं क्लासेस। क्लासेस हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये एक स्केलेटन डिफाइन करती हैं कि हमारी जो रियल टाइम एंटिटी है वो कैसी हमारे प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बुक का एग्जांपल लेती हूँ तो बुक मेरी एक रियल टाइम एंटिटी है, ठीक है। उसको अगर मुझे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो मैं एक क्लास बनाऊंगी बुक के नाम से और उसकी मेरी कुछ प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होंगे। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बुक का एक नाम होगा, बुक का एक ऑथर होगा, बुक का एक प्राइस होगा, उसके पेजेस होंगे। तो इन तरीके से उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज मैं उस क्लास में डिफाइन कर दूंगी और उसके अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी के अंदर अगर बुक रखी हुई है तो बुक को हम इशू कर सकते हैं और बुक को हम रिटर्न करवा सकते हैं, जो भी हमारी 15 और 20 डेज की टाइमलाइन होती है लाइब्रेरी से रिटर्न करने की, ठीक है। तो हमारे 2 फंक्शन हो गए लाइब्रेरी के अंदर बुक के, एक बुक इशू करना और एक बुक को रिटर्न करना। तो मैं उस बुक क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसके मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकती हूँ। तो ये हमारा एक
क्लास का और एक बुक का एक ब्लू प्रिंट हो गया है, एक स्केलेटन रेडी हो गया है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि जो भी हमारी रियल लाइफ एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल में उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करता है वो। तो मान लो जैसे हमने अभी एक बुक की क्लास बनाई है, तो अगर मान लो मैं उसके ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बुक एक हिस्ट्री की बुक हो सकती है, C++ की बुक हो सकती है, मैकेनिकल की बुक हो सकती है। तो जो मैं उस क्लास को यूज़ करके जो भी मैं अलग अलग तरीके के बुक बनाऊंगी उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट एक क्लास बनाई है मैंने, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट के सब्जेक्ट हो गए हैं, मार्क्स हो गई हैं और एज हो गया है। अब अगर मान लो कि मेरी एक क्लास है, 12th क्लास है, तो उसमें स्टूडेंट हमारी एक क्लास हो गई है और 12th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज्योति, गीता, मीना, राम, श्याम, वो सारे के सारे उस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जो कि हम प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट आइटम हमारा होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि जो भी हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको इनिशियलाइज करता है। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, बुक का एग्जांपल लिया। अगर मैं बुक क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी तो मैं बुक की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस और पेजेस, उनको मैं उस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दूंगी ताकि मेरा जो कोड है वो कम लिखना पड़े और ज़्यादा रीडेबल हो जाए। कंस्ट्रक्टर मेरे दो तरीके के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि हम कोई भी पैरामीटर यूज़र से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं जो भी हमारी बुक है उस क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइटल, प्राइस और पेजेस, उसको एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये तो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर कि हम पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से और जो वैल्यूज यूज़र ने पास की हैं हम ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वही वैल्यू असाइन करते हैं। तो ये होते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आगे हमारे होते हैं क्लास, मेथड्स और फंक्शंस। ये क्या होते हैं कि मान लो अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया बुक क्लास का, तो बुक की हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई नेम, प्राइस, बुक नेम, प्राइस, टाइटल, ऑथर और पेजेस। फिर उसके बाद हमने उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया और उसके बाद हमारे फंक्शंस हो गए। फंक्शंस क्या हो गए? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बुक को हम लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं और बुक को रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए हैं जो कि उस क्लास को और उस रियल टाइम एंटिटी को, एक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं उस क्लास के अंदर। फिर हमारे होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पब्लिक और प्राइवेट होते हैं। ये मोस्टली हमारे इनहेरिटेंस के अंदर यूज होते हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हम इनहेरिटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। और वैसे जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है उसका मतलब होता है कि आउटसाइड क्लास हमारे सारे प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स एक्सेस हो सकते हैं आउटसाइड दैट क्लास। और जो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं उनको हम आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको हमें विद इन क्लास ही एक्सेस करना पड़ता है। फिर हमारा एक कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमारी जैसे बुक क्लास है, ये हमारी एक पेरेंट क्लास हो गई है, उसके बाद इसको मैं इनहेरिट करूँगी और इनहेरिट करके उस बुक क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे मेथड्स को मैं इनहेरिट कर लूँगी, डिराइव कर लूँगी। तो ये हमारा एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है ऊप्स के अंदर। हमारा इनहेरिटेंस में हम सिंगल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं C++ में। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मेरी एक पेरेंट क्लास होती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरी एक चाइल्ड क्लास होती है जो कि उस पेरेंट को इनहेरिट कर रही होती है। तो यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप होती है, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मेरी एक पेरेंट क्लास है, फिर मेरी एक चाइल्ड क्लास है जिसने कि पेरेंट से इनहेरिट किया हुआ है, फिर उसकी एक और ग्रैंड चाइल्ड क्लास है जिसने कि चाइल्ड क्लास से इनहेरिट किया हुआ है।
तो ये मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से सिंगल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम लिखते हैं। बट कंसेप्ट ये होता है कि सिंगल में एक पेरेंट और एक चाइल्ड होता है, मल्टी लेवल के अंदर हमारे पास पहले पेरेंट क्लास होती है, फिर चाइल्ड क्लास होती है जो कि पेरेंट क्लास से इनहेरिट की जाती है, फिर हमारी ग्रैंड चाइल्ड क्लास होती है जो कि हम चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि मेरी एक मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं। क्लास ए हो गई, क्लास बी हो गई, क्लास सी हो गई, ये सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। फिर मैंने एक क्लास डी बनाई है जिसको मैंने ए से भी इनहेरिट कर दिया है, बी से भी इनहेरिट कर दिया और सी से भी इनहेरिट कर दिया। तो अब इसके पास ए, बी और सी सारों की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आ गई हैं। ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है और ये हम C++ में सपोर्टेड होता है और ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये होता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। उसके बाद हमारे पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मोर देन वन फॉर्म ऑफ सेम मेथड। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल क्लास का। हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एनिमल और उसकी हमने डिराइव या इनहेरिट क्लास बनाई हुई है। स्पैरो हमारा एक एनिमल होता है, फिर हमारा क्रो एक एनिमल होता है, फिर हमारा पिग भी एक एनिमल होता है और इस तरीके से हम अलग अलग चाइल्ड एनिमल्स की चाइल्ड क्लासेस बना लेते हैं। अब क्या होता है कि एनिमल जो एक क्लास है उसके अंदर सपोज एक मेथड बनाया हुआ है हमने साउंड। तो हर एनिमल की अपनी अपनी एक साउंड होती है। तो जो पेरेंट क्लास है उसमें उस साउंड के लिए हमने दे दिया कि पेरेंट क्लास की साउंड। अब मान लो मेरी स्पैरो है तो स्पैरो के अंदर स्पैरो की साउंड अलग होगी, तो उसमें मैं उसको इनहेरिट मतलब ओवरराइड कर दूंगी साउंड मेथड को और उसको मैं अलग साउंड दे दूंगी। फिर इसी तरीके से डॉग मेरी एक चाइल्ड क्लास है, उसमें जो साउंड होगी वो बार्किंग की साउंड दे देंगे हम। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेरे पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है और चाइल्ड क्लास में उस मेथड का बिहेवियर अलग है। तो इसका मतलब है कि मोर देन वन फॉर्म हो गई है। मेरे साउंड मेथड की पेरेंट क्लास में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, डॉग क्लास में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और स्पैरो क्लास के अंदर अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हमारी ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब इसमें फर्दर दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं और रन टाइम को हम डायनामिक और लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसे हम फंक्शन या ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं उसे हम कंपाइल टाइम या स्टैटिक टाइम या अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। रन टाइम और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जो कि हमने फंक्शन ओवरराइड किया है उसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी जैसे हमने एनिमल क्लास का जो ऑब्जेक्ट लिया और उसमें जो हमने साउंड डिफाइन की है, पेरेंट क्लास के अंदर हमारा साउंड फंक्शन है और फिर हमारा स्पैरो क्लास के अंदर सेम साउंड फंक्शन है और डॉग क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन है और सबको एनिमल से इनहेरिट किया हुआ है। तो इसको हम रन टाइम या फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं कि चाइल्ड क्लासेस के अंदर सेम फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करता है और पेरेंट क्लास में अलग तरीके से बिहेव करता है। इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि हमारी एक ही क्लास है और मान लो कि हमने एक मेथड लिखा हुआ है सम करने का। एक मेथड हमने लिखा सम जो कि 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा और दोनों नंबर का सम रिटर्न कर देगा। अब मान लो कि मुझे 3 या 4 नंबर का भी सम करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसी क्लास में एक को सेम मेथड लिखूंगी सम और उसके अंदर हम 4 पैरामीटर एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर हम उसका रिटर्न कर देंगे चारों नंबर्स का सम करके। तो इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इसी तरीके से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम एक इनबिल्ट फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक प्लस ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है कि अगर मान लो मेरा नंबर टाइप का नंबर डेटा टाइप है, तो अगर मैं मान लो इंटीजर नंबर्स हैं मेरे, नंबर 1 प्लस नंबर 2, अगर मैं ये करती हूँ तो ये मेरे 2 नंबर्स का सम रिटर्न करता है। उसी तरीके से अगर मैं मान लो स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं मेरे, नेम 1, फर्स्ट नेम और सरनेम, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाऊंगी, फर्स्ट नेम प्लस सरनेम,
तो ये मुझे सम रिटर्न नहीं करेगा, ये मुझे स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करके रिटर्न करेगा। तो मतलब सेम फंक्शन, सेम ऑपरेटर है प्लस, लेकिन वो इंटीजर टाइप्स के लिए अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के लिए अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं कोड के थ्रू आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ये तो अभी जस्ट मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ। फिर हमारे पास आता है अनकैप्चुलेशन। अनकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि रैपिंग द डेटा और मेंबर फंक्शंस इनसाइड ए सिंगल क्लास यूनिट। इसका क्या मतलब होता है? मान लो कि हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया है बुक क्लास का, उसमें मेरे सारे बुक के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइटल, ऑथर, प्राइस और पेजेस, और उसके जो भी मेंबर फंक्शन है, इशू बुक और रिटर्न बुक, ये हम लोगों ने एक बुक क्लास के अंदर अनकैप्चुलेट और रैप कर दिया है, और ये सारा का सारा एक क्लास के अंदर लिख दिया है हमने। ठीक है, तो ये तो हो गया रैपिंग करना। हमारे सारे जो भी हमारी रियल टाइम एंटिटी है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और जो भी एक्शन मेथड्स हैं, उन सबको हमने एक रैप करके हमारी एक क्लास में लिख दिया है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि शोइंग ओनली द रेलिवेंट डिटेल्स एंड हाइडिंग द इररेलिवेंट फीचर्स। ये जो अनकैप्चुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो होते हैं ना, ये रिलेटेड टर्म्स होते हैं, इनके बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो अनकैप्चुलेशन क्या हो गया है कि हमने बुक के अंदर उसकी सारे प्रॉपर्टीज और मेथड फंक्शंस को अनकैप्चुलेट कर दिया, रैप कर दिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि मान लो मेरी जो बुक है, मैं उसका ऑथर नहीं बताना चाहती कि मेरी इस बुक का ऑथर कौन है, मैं इसको प्राइवेट रखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मेरा ऑथर प्रॉपर्टी है उसको मैं प्राइवेट डिफाइन कर दूँगी, ताकि वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो। बाहर जो जब मैं क्लास उस बुक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो मैं ऑथर को एक्सेस नहीं कर सकती, ना मैं उसकी वैल्यू बाहर से असाइन कर सकती हूँ, ना मैं उसका ऑथर देख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है कि अगर मान लो कि कुछ टाइम क्या होता है कि कुछ ऑथर्स नहीं बताना चाहते कि इस बुक का राइटर कौन है, वो हाइड करना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन, जिसको कि हम एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू अचीव करते हैं। तो जो भी हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है, जो भी हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, हाइड कर देते हैं बाहर यूजर से। ठीक है, अनकैप्चुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे जो लाइट के स्विच होते हैं, हम फैन को ऑन और ऑफ करने का एक स्विच बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा जो बोर्ड दीवार के ऊपर ये स्विच लगा हुआ है, और अनकैप्चुलेशन क्या होता है कि उस स्विच के अंदर, स्विच हमारी पूरी एक क्लास होगी, उसके अंदर हमारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके अंदर वायर होगा, सर्किट ओपन और क्लोज होगा, और ऑन और ऑफ करने की एक मेथड बने हुए होंगे उसके अंदर। तो ये हमारा एक पूरा स्विच है जो कि स्विच क्लास बना दिया है हमने, और उसके अंदर हमने सारा डेटा अनकैप्चुलेट कर दिया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा कि जो स्विच है हमें बाहर यूज़र को सिर्फ ऑन और ऑफ ही दिखाई दे रहा है, अंदर उसकी कौन सी वायर किस वायर से कनेक्ट हो रही है, ऑन करने से कौन सा सर्किट ओपन हो रहा है, क्लोज करने से कौन सा सर्किट, ऑफ करने से कौन सा सर्किट उसका ऑफ हो रहा है, वो हमें बाहर यूज़र को नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमें फैन ऑन करना है या बल्ब ऑन करना है तो मैं सिर्फ ऑन और ऑफ करूँगी और मेरा काम हो जाएगा। अंदर जो भी ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो सारा हाइड किया हुआ है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन और अनकैप्चुलेशन का एक एग्जाम्पल है। So that's all about the introduction part of OOPS. अब हम आगे इनको, जो भी हमारे OOPS के कंसेप्ट हैं, इनको अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं।